रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर ही दिया दोस्तों, आखिरकार। जी हाँ, पिछले 6 से 8 दिन से 10 दिन से जिस बात की हम जबरदस्त चर्चा कर रहे थे, जिस बात को देखकर, जिस बात को सुनकर शेयर मार्केट कंटिन्यूअस डर रहा था दोस्तों, वो आज हो ही गया। नमस्कार दोस्तों, जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल का असर जो है दोस्तों, वो भारतीय बाजार में बहुत अच्छे से देखने को मिला। भारतीय शेयर बाजार में लगातार छठे दिन बिकवाली देखने को मिली। कमजोर ग्लोबल संकेतों और यूक्रेन पर रूस के हमले से भारतीय शेयर बाजार दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए। आज अगर सेंसेक्स की बात करें दोस्तों तो 2702 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स 54,530 पर बंद हुआ है। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 815 से भी ज़्यादा पॉइंट्स वो गिरा है और 16,248 पर बंद हुआ है। इस तरह निफ्टी ने अपना जो 16,950 का जो या 16,800 का जो सपोर्ट लेवल था, ये दोनों सपोर्ट लेवल तोड़ दिए हैं दोस्तों और काफ़ी अच्छे से तोड़े हैं। पीएसयू बैंक और रियल्टी क्षेत्र में प्रमुख रूप से बिकवाली देखी गई है और उनके जो इंडेक्स है दोस्तों लगभग 8.5% और 7.25% गिर चुके हैं। निफ्टी के शेयरों में अगर सबसे बड़े लूजर्स देखे जाए दोस्तों तो टाटा यूजर्स, यूपीएल और इंडसइंड बैंक है जिनमें 8% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स में लगभग 10% से ज़्यादा की गिरावट आई है। जबकि दिन के अंत में कोई भी स्टॉक जो है वो पॉजिटिवली बंद नहीं हुआ है दोस्तों। सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो रेड में बंद हुए हैं। शेयर बाजार में लाल निशान हावी होने के बाद निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को ये डर सता रहा है कि क्या किया जाए। अपना पैसा निकाले, अपना पैसा रखे, ज़्यादा इन्वेस्ट करे, क्या करे। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लाने वाले हैं जिसको देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और आपको आपकी सोच किस तरह की होनी चाहिए। उसके साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ऐसे कौन सी कंपनीज है जिनका मैक्सिमम बिजनेस आता है यूरोप से, जिनको ज़्यादा अफेक्ट होने की संभावना है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आज हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं दोस्तों जो आपकी मदद करेंगे इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि भाई आगे मैं क्या करूं। सबसे पहला सवाल दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर? अगर आपने अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं एक बात आपको पूछना चाहूंगा दोस्तों, रशिया यूक्रेन संकट क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कोई संकट है, इतना बड़ा संकट है जो अब तक कभी नहीं हुआ, जो अब तक कभी नहीं देखा गया और जिसकी क्या हमने अपेक्षा नहीं की थी? मैंने थोड़ा सर्च किया दोस्तों, गूगल पे ही किया है ऑब्वियसली, और कुछ फैक्ट्स मेरे हाथ लगे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोस्तों करीब करीब 24 ऐसे मौके आए हैं जब दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच लड़ाइयाँ हुई है, वॉर हुई है, छोटी मोटी घटनाएं हुई है, ठीक है। और इसमें से अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे शेयर मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए गिरा है। अगर मैं और एक फैक्ट आपके सामने रखूं तो ऐसे क्राइसिस का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक चला है और मिनिमम कम से कम ये 20 दिन तक चला है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन लगातार हम देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, 100 पॉइंट गिरता जा रहा है। तो 15 दिन बीत चुके हैं दोस्तों और 5-10 दिन इसका इम्पैक्ट रहेगा, बशर्ते बाकी देश, बाकी कंट्रीज इसमें नहीं कूदती है तो, ठीक है। और इन वार का इम्पैक्ट भी अलग अलग मार्केट्स पर हुआ है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई एक ही मार्केट हुआ है या फिर सारे मार्केट धराशायी हुए हैं। फैक्ट्स के मुताबिक जो एवरेज इम्पैक्ट ड्यूरेशन है वो, जैसे मैंने बताया, 24 से 25 दिन का रहता है। और जब ये दिन क्रॉस हो गए तो मार्केट में वी शेप की रिकवरी देखने को मिली है दोस्तों। ये हमेशा अगर 25 दिन का है तो वी शेप रिकवरी में ये अगले कुछ ही दिनों में ये लगभग 30 दिन का रिकवरी
कर लेता है। मतलब किसी भी क्राइसिस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हुए नहीं दिखा है दोस्तों। अगर आप इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 से 10 साल का अगर आपका विजन है दोस्तों, तो ये छोटी मोटी बातें आपको परेशान नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आपको इन प्रॉब्लम से नहीं डरना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अभी मार्केट जिस तरह से क्रैश हुआ है, क्या सच में इतना डरने की जरूरत है दोस्तों? 2700 पॉइंट अगर सेंसेक्स गिर रहा है तो क्या लगता है आपको, सच में 2700 पॉइंट गिरने की जरूरत थी इस मार्केट को? यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर छिड़ी है दोस्तों, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ी है, राइट? हाँ, मानता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, और अगर इसका विस्तार होता है, एक्सपांड, अगर ये स्थिति एक्सपांड होती है तो ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज में फैल सकती है, पूरे यूरोप में भी फैलने के आसार है दोस्तों। अगर यूके और जर्मनी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो ये पूरे यूरोप में फैल सकती है, इसका ये भी मैं एग्री करता हूँ। पर इसके चांसेस कितने हैं दोस्तों? बहुत कम। रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, यूक्रेन उसके सामने बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, अमेरिका अपनी सेना नहीं भेजेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये दो आणविक शक्तियों के बीच में युद्ध हो जाएगा और फिर इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। तो किसे तो पीछे हटना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में सिर्फ उन सेक्टर्स को डरना चाहिए दोस्तों जिन सेक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस यूरोपियन कंट्रीज से आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक दो सेक्टर्स के नाम गिनाऊं तो मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर है, जिसका मैक्सिमम बिजनेस यूरोप सेक्टर से आता है। साथ ही फार्मा का भी है, डॉक्टर रेड्डीज जो है उनका मतलब काफ़ी सारा बिजनेस रशिया में फैला हुआ है। तो ऐसे सेक्टर्स को डरना चाहिए दोस्तों। बाकी सेक्टर्स क्यों डरेंगे, उनको क्यों हम बेच रहे? अगर एक कंपनी के बारे में बात करें, जैसे अगेन दोस्तों ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रख रहा हूँ, सच्चाई रख रहा हूँ। डीमार्ट का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। कंपनी का पूरा रेवेन्यू इंडिया से आता है, ठीक है? इस पे क्या इम्पैक्ट होगा? मैक्सिमम इम्पैक्ट इस पे होगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी, थोड़ा सा सामान महंगा हो जाएगा, राइट? लेकिन इससे ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होगा दोस्तों डीमार्ट के बिजनेस पे। बाहरी देशों में डीमार्ट का जो बिजनेस है वो कुछ भी नहीं है, वहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करती है ये कंपनी। तो यूक्रेन और रशिया वार का इम्पैक्ट डीमार्ट के शेयर पे क्यों होगा, क्यों होना चाहिए? आज डीमार्ट का शेयर देखिए, डीमार्ट का शेयर गिरा है 4% दोस्तों। आखिर क्यों? आप ही सोचो। आपको समझ आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? चलिए और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, और एक कंपनी है जो कि फिर से अगेन बजाज फाइनेंस दोस्तों। इस कंपनी का सारा बिजनेस इंडिया में है, और मेनली इनका जो बिजनेस है वो अर्बन और रूरल दोनों एरिया में फैला हुआ है। रूरल एरिया में ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है रशिया और यूक्रेन की वॉर का? कुछ भी नहीं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां के बिजनेस को वो जैसे चलता है वो चलता ही रहेगा। लेकिन शेयर की प्राइस देखिए 6% से ज्यादा गिर गई। क्यों? आखिर क्यों? आप क्यों नहीं सोच रहे कि किस किस मार्केट पे इंपैक्ट होगा, किस सेक्टर पे इंपैक्ट होगा? ये सोचिए दोस्तों। कोई बेच रहा है इसलिए अपने शेयर्स को आप बेच रहे हो, क्वालिटी शेयर्स है दोस्तों, ये क्यों बेच रहे हो? ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये कोई बाय का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। नहीं, और ना ही मैं किसी शेयर के पक्ष में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसको डरना चाहिए और किसे नहीं डरना चाहिए। मैं तो बस यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्वालिटी शेयर्स है जिनमें बिजनेस की अपार संभावना है, जिन पे इस वॉर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं होने वाला, पर फिर भी इन शेयर्स को क्यों क्यों बेच रहे हैं लोग? ये सिर्फ डर है दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ डर है। तो मेरा सजेशन तो यही है दोस्तों कि कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी का रेवेन्यू देखिए कहाँ से आ रहा है, एनालाइज कीजिए और फिर से डिसीजन लीजिए कि आपको ये शेयर बेचना है, नहीं बेचना है, इस शेयर के साथ क्या करना है। सिर्फ सारी दुनिया बेचने के लिए निकली है, इसीलिए आप ये शेयर बेच रहे हो, ये तो सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा ये है दोस्तों, मेरे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं कि सिर्फ सर ये XYZ जो स्टॉक है वो बहुत महंगा है, अगर वो नीचे आ गया तो मैं खरीद लूंगा, थोड़ा सस्ता हो जाए तो मैं खरीद लूंगा। एग्जाम्पल, जब इसकी प्राइस 100 रुपए है और 100 रुपए से 90 पे आ जाएगी तो मैं इसे खरीद लूंगा। दोस्तों आज 85 में मिल रहा है, और शेयर में उस कंपनी का सडनली कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, राइट? ये तो ग्लोबल संकेत है जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुआ है, ये ऊपर तो जाना ही है। तो जब आप 90 पे उसको लेने को तैयार थे तो अभी 85 पे मिल रहा है, क्यों नहीं खरीद रहे हो?
ठीक है। मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत ज़्यादा सोच के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल में जो आ रहा है वो बता रहा हूँ दोस्तों। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि अपने खुद के ऊपर भरोसा रखो, जो एनालिसिस आपने किया था उस पर भरोसा रखो। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि आपका सपना था कि ये स्टॉक एक बार डुबकी लगाए, एक बार 90 पे आ जाए तो मैं इसे खरीद लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रस्ट योर सेल्फ। जो एनालिसिस आपने किया है स्टॉक के बारे में, आज वक्त आ गया है कि उसको सपोर्ट करने का। ये वार क्राइसिस, ये स्लो डाउन, ये तो चलता ही रहेगा दोस्तों। ये प्रकृति का नियम है कि हर चीज एक जैसी नहीं चलती, और ये चलने ही वाला है। इससे डरकर हम अपने नियम, अपने डिसीजन तो नहीं बदल सकते। क्या मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों? चलिए और एक बात आपको बताता हूँ। वॉरेन बफेट का नाम सुना है आपने? जी हाँ, आप शेयर मार्केट में हो तो वॉरेन बफेट का नाम सुने बिना तो रह नहीं सकते। उनकी एक बहुत अच्छी कहावत है दोस्तों, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। अगर मैं आपको सिंपल हिंदी में बताऊं, जब बाकी लोग लालची हो रहे हो तो आपको सावधान रहना चाहिए, और जब बाकी लोग डर कर अपना पैसा निकाल रहे हैं, अपने शेयर बेच रहे हैं, तो आपको लालची बनना चाहिए दोस्तों। इसका मीनिंग ये है कि हमेशा ध्यान रखिए। आप हमेशा बोलते हो डुबकी लगाए डुबकी लगाए, आज डुबकी लगा रहा है दोस्तों, ये क्यों नहीं इसे आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मतलब देख रहे हैं? पता तो थी आपको कि ये होने वाला है, रशिया यूक्रेन वॉर होगी, राइट? आप पिछले 15 दिन से सुनते आ रहे हो। अब तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए था कि ये होगा, एक दिन ये मार्केट डूबेगा, और आपको तैयार रहना चाहिए था कि जिस दिन मार्केट डूबेगा उस दिन मैं खरीदारी करूंगा। तो भाई अब क्या हुआ? रटा के पढ़ ली हुई कहावत तो याद हो गई, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आया दोस्तों तो भाग रहे हो, निकल कर छोड़कर सब बेच बाज कर जा रहे हो। ये तो सही नहीं है दोस्तों, आप खुद ही सोचिए। तो और एक पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट रहेगा दोस्तों। तो फाइनल पॉइंट आज का ये है कि आई एग्री कि ये वक्त खराब है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट डाउन जा रहा है, बहुत शेयर्स डाउन जा रहा है, सारी चीजें एग्री। किसी को पता नहीं कि ये वॉर कब तक चलेगी, राइट? कौन कौन से देश इसका हिस्सा बनेंगे, किन किन देशों का इसकी तपिश सहनी पड़ेगी, क्या ये सच में पूरे यूरोप में फैलेगा या सिर्फ यूक्रेन तक सीमित रहेगी दोस्तों? या फिर हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले, अगर अमेरिका आ जाती है, यूके आ जाता है, इधर से जापान आ जाता है, चाइना अंदर जाता है, तो रशिया चाइना सब मिलके एक वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो इन सवालों के जवाब क्या आपके पास है? नहीं। मेरे पास है? नहीं दोस्तों, किसी को नहीं पता है। डर लगना तो लाजमी है दोस्तों, पर ऐसे डर के वक्त आपको स्ट्रांग माइंड सेट रखना पड़ेगा दोस्तों। डर की वजह से कोई डिसीजन ना ले। मैं फिर से दोहरा रहा हूं दोस्तों, डिसीजन सोच समझ के लीजिए, सिर्फ डर कर कोई डिसीजन मत लीजिए। हाँ, अगर आप जानते हैं कि इस कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू यूरोप से आ रहा है और फिर आप उसको बेच रहे हो, उस पर असर होना है, ये आपको पता है, तो उस शेयर के बारे में, उसके बेचने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ये सही है। लेकिन सोच के लीजिए, डर के नहीं। लेकिन सिर्फ बाकी लोग बेच रहे हैं इसलिए मत बेचिए। इसीलिए क्वालिटी स्टॉक को ना बेचे दोस्तों, ऐसे ही तो वेल्थ बनती है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारा ज्ञान दिया है मैंने दोस्तों आज आपको। आखिर में दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे कंपनियों की लिस्ट लेकर आ रहा हूं जिनका रिवेन्यू यूरोपियन मार्केट पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं परसेंटेज में आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि ये कोई बाय या सेल का रेटिंग नहीं, रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। और मेरा काम सिर्फ आपके सामने सच्चाई को रखना है, फैक्ट्स को रखना है। डिसीजन आप खुद ही ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वो लिस्ट। ये लिस्ट तब बनाई गई थी जब यूके ने ब्रेग्जिट मतलब यूरोपियन मार्केट से बाहर निकलने का फैसला किया था, ब्रेग्जिट होने वाला था। तो उस हिसाब से जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। आइए देखते हैं ये लिस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू जो यूके या यूरोप से आता है। इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज मास्टेक कंपनी का है, उसके बाद सुवेन लाइफ है, मदरसन सुमी है, टाटा स्टील का भी है, बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज का है दोस्तों, टाटा एलेक्सी का है। इन शेयर्स का लगभग 50 या 50 से ज्यादा परसेंट का रिवेन्यू दोस्तों यूके और यूरोप पर निर्भर है। अगर 50 से कम वाले शेयर्स की बात करें दोस्तों और 25 से ज्यादा, तो उसमें न्यूलैंड लैब्स है, डिवीज लैब्स है, टाटा मोटर्स है, एचसीएल टेक है, एरोबिंदो है, भारत फोर्ज है, अपोलो टायर्स है, इगर्शी मोटर्स है दोस्तों, टेक महिंद्रा है और टीसीएस है।
टीसीएस भी है दोस्तों जो 27% पे है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं कि ये लिस्ट तब बनाई गई थी जब यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने वाला था, ब्रेग्जिट होने वाला था, और ये तब के आंकड़े हैं दोस्तों। अब इसमें थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं, तो ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और ये हेल्प में मतलब मेरी आशा यही है दोस्तों कि ये आपको हेल्प करेंगे आपको डिसाइड करने के लिए कि किस शेयर्स के बारे में आपको ज्यादा सोचना है और किन शेयर्स के बारे में कम सोचना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम आएगा अगली स्ट्रेटजी बनाने के लिए, और साथ ही जो मार्केट में चढ़ चढ़ाव उतार चल रहा है दोस्तों उससे बचने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।